Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ब्रिस्टल बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, देखो हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे शेड्यूल्स मेंशन्ड हैं, उनमें से कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो मेंशन्ड है। ऑप्शन ए बोलता है सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी एट्थ शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन तब भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर आप देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल ये है जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज के इस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दैट इज़ वाई लेक्चर काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है इंडिया चाइना को लेकर, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। पता होगा रिसेंटली चाइना के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इन विंटर ओलंपिक्स के अंदर जो चाइना ने ओपनिंग करी है वो आप कह सकते हो जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, खासकर ये जो की फबाऊ का पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, इस की फबाऊ से यहाँ पर टॉर्च बेयरिंग का जो इवेंट है वो यहाँ पर फॉलो करवाया है। मतलब कि जो एक तरीके से मशाल वगैरह का जो भी इवेंट होता है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया, किसके थ्रू, की फबाऊ के थ्रू। अब ये की फबाऊ के थ्रू ये काम किया गया, इसकी वजह से भारत ने जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स थे इसको बॉयकॉट कर दिया। आपको पता होगा हम लोग जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पर चाइना के विंटर ओलंपिक्स की जो ओपनिंग है उसको अटेंड नहीं किया है, और साथ ही साथ बोल दिया इसकी क्लोजिंग को भी अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चाइना एक ये काम कर रहा है कि जो वहाँ पीएलए के जो सोल्जर्स हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनको यहाँ पर दिखा रहा है, उनके थ्रू यहाँ पर टॉर्च बेरर रिले कर रहा है। जो मशाल की यहाँ पर इवेंट होती है वो यहाँ पर इन लोगों से करवा रहा है। अब क्वेश्चन ये है तो इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है, ये लोग यहाँ पर वो हैं जो कि गलवान वैली के अंदर यहाँ पर जिनसे क्लैश हुआ था। आपको पता होगा कि ये सोल्जर्स वो सोल्जर्स हैं जो कि 15 जून 2020 में गलवान वैली पे क्लैश हो गया था इनके बीच में और भारतीय सोल्जर्स के बीच में। और यहाँ पर बताया गया कि जो चाइना है वो यहाँ पर की फबाऊ को इतना ज़्यादा एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहा है, तो चाइना ने बोला कि हम लोग यहाँ पर की फबाऊ को एक मिलिट्री ऑनर दे रहे हैं। ठीक है, एक मिलिट्री ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है इस व्यक्ति को। इसको काफ़ी इंजरी वगैरह आई थी। अब इंजरी कैसे आई थी, तो वो 15 जून 2020 का क्लैश हुआ था, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन आर्मी मैन ने यहाँ पर इसको इंजरी पहुँचाई थी। क्योंकि आपको पता होगा ये उस समय की बात है, 2020 के टाइम की बात है, जब चाइनीज सोल्जर्स हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर आ गए थे। तब यहाँ पर रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए, तब से अभी तक रिलेशंस ऐसे ही चल रहे हैं एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जो गालवान वैली है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो इस वाले एरिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्साई चीन जो कि चाइना कंट्रोल करता है, उसके बाद यहाँ पर आपको गालवान वैली देखने को मिलेगा जहाँ पर क्लैश हुआ था। ठीक है, इसी झड़प के अंदर यहाँ पर इस सोल्जर को, ये जो की फबाऊ है, इसको इंजरी पहुँची थी। तो इसी वजह से चाइना इस चीज़ को डिफेंड करता है। चाइना बोलता है कि हम अपने इस मिलिट्री पर्सन को ऑनर देते हैं। ठीक है, हम इसको मिलिट्री ऑनर दे रहे हैं, तो अपने आप को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरीके से कहना यह है कि जो इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया है इस गेम से वो ज़्यादा सही नहीं है, और इसको हम लोग आने वाले टाइम पर भी देखेंगे कि चाइना की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे और
चाइना ने एग्जैक्टली ये बोल भी दिया था। रिसेंटली आपको पता होगा, हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जहाँ पे चाइना ने ये बोला भी है कि जिन जिन कंट्रीज़ ने यहाँ पे बॉयकॉट किया है चाइना के गेम्स को, वो डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगी और भुगतेंगी। तो आगे देखेंगे रिलेशन में क्या होता है, बट अभी फिलहाल यहाँ पर इतनी सी बात थी जिसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बात करता है इंडिया और श्रीलंका को लेकर। आपको पता होगा, कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आ रहे हैं, कल आकर बातचीत करेंगे, और ऐसा ही हुआ है, डिस्कशन हुआ। और आप कह सकते हो जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके थ्रू काफ़ी सारी स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट में हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, आपको पता होगा स्टेटमेंट वाइज इतने ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। जैसे कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनका कहना यह है कि इंडिया का जो सपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर चुका है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको काफ़ी इंप्रूव कर चुका है ये इंडिया का सपोर्ट। इंडिया ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाया है, तो यहाँ पर अगेन इंडिया को ये प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया की यहाँ पे तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ने काफ़ी पैसा दिया, लगभग यहाँ पर $400 मिलियन का हमने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट कराया। उसके बाद $515 मिलियन यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए। मतलब बहुत सारे डॉलर्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट कर दिया है, बहुत सारा पैसा हम लोग देने वाले हैं। दैट इज़ वाई इनका ये स्टेटमेंट निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी आपको पता होगा, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हम लोग को श्रीलंका को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ रहा है, और श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ क्या करेगा, एट द लास्ट यहाँ पर श्रीलंका के पास पैसा होगा नहीं, कर्ज में काफ़ी डूबा पड़ा है, तो अपनी ज़मीन ये गिरवी रखना चालू करेगा चाइना के पास, जैसे अभी हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया हुआ है। तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसके दोनों पहलू मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो भी बातें थी वो एग्जैक्टली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को लेकर थी। इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशंस है काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं आप लोगों के साथ, कल मैंने डिस्कस किए थे, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉटम ट्रॉलिंग का इशू क्या है। ठीक है, अगर वीडियो में टाइम बचता है तो लास्ट में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल लास्ट में चर्चा में लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि इंडिया श्रीलंका के बीच में फिशरमैन इशू क्या है, वो चीज़ें तो आपको रट चुकी होंगी क्योंकि आप डेली उसको देख रहे हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग कुछ नई चीज़ों के ऊपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन तब भी आप लोग अगर नए हो, इंडिया श्रीलंका का इश्यूज़ को कवर करने हैं कि इश्यूज़ क्या इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो कल वाले वीडियो मैंने कवर किया है, तो कल वाला आप लोग वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर जाना, आराम से मिल जाएगा कल वाला वीडियो, उसमें मैंने कवर किया हुआ है डिटेल के अंदर। नाउ इस वाले आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा अपडेट हो चुका है, और ये आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है इसके बारे में, और देखना कि आने वाले टाइम पर एडिटोरियल के अंदर भी आर्टिकल काफ़ी कवर किया जाएगा। आपके साथ मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था लोक आयुक्ता को लेकर काफ़ी दिनों पहले, लेकिन वो टॉपिक ये नहीं था, है ना, टॉपिक थोड़ा सा अलग था। आज यहाँ पर टॉपिक दूसरा है। देखो, लोक आयुक्ता को लेकर जो केरला सरकार है वो इसके अंदर काफ़ी बदलाव करना चाह रही है। अब वो जो बदलाव करना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं अप्रूव होता हुआ नज़र आ गया है। तो यहाँ पर इससे काफ़ी सारे कंसर्न हो सकते हैं, वो कंसर्न क्या हो सकते हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मुद्दा क्या है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो अपनी जीत हासिल कर ली है। इनकी एक जीत सी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इनको कन्विंस कर लिया, इनको मना लिया है एक ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन करने के लिए। और वो ऑर्डिनेंस किस चीज़ को लेकर है? ऑर्डिनेंस वो इसलिए है कि जो केरला का लोक आयुक्ता है इसके अंदर बदलाव किया जाएगा। केरला का लोक आयुक्ता एक्ट, बेसिकली ये जो एक्ट है वो 1999 में लेकर आया गया था, तो इसके अंदर बदलाव किया जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ लोक आयुक्ता क्या होता है, प्लस उसके बाद मैं आप लोग बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्या बदलाव हुआ है। तो एक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो उसके बाद चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सारे टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केरला की सरकार ने एक अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा करी। इन्होंने प्रपोजल दिया कि भाई हमें केरला लोक आयुक्ता एक्ट 1999 के अंदर बदलाव करना है। ठीक है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर इसके अंदर बदलाव करोगे, आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाओगे तो करप्शन बढ़ेगा। तो मैं अभी आपके इस टॉपिक के ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्या बोला गया, पहले तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लोक आयुक्ता क्या होता है या लोकपाल क्या होता है। अब लोक आयुक्ता लोकपाल को समझने से पहले एक और स्ट्रक्चर समझो। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेटली सुना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग रहती हैं। जैसे कि आप देख पाओगे केंद्र सरकार लेवल पर आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से स्टेट पर आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से स्टेट पर आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता रखी हैं। और उसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पर होता है एक लोकपाल। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है एक लोकपाल और स्टेट लेवल पर होता है लोकायुक्ता। ठीक है, इसी वजह से केरला के बारे में चर्चा की जा रही है। केरला का खुद का यहाँ पर लोकायुक्ता है, तो ध्यान रखना सेंट्रल लेवल पर होता है लोकपाल और स्टेट लेवल पर होता है लोकायुक्ता। नाउ आगे बात करते हैं। अब ये लोकपाल और लोक आयुक्ता आते कहाँ से? तो लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013 ये देखने को मिलेगा, जिसने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है लोकपाल को हमारी केंद्र सरकार के लिए और लोक आयुक्ता को हमारे राज्य सरकार के लिए, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस है दोनों, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, बट यहाँ पर ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मतलब ये एक्ट से बनकर आई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी एक्ट के बारे में डिस्कस किया है ना, तो इस एक्ट से ये निकल कर आई हैं, इसी वजह से इनको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोला गया। नाउ क्वेश्चन ये है, ये लोकपाल और लोकायुक्ता हैं क्या, इनका काम क्या है? देखो, इनका मेन काम है ओम्बड्समैन की तरह काम करना। नाउ ओम्बड्समैन एक वर्ड है, आप कह सकते हो उसको लोकपाल ही बोला जाता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें, स्वीडनिश वर्ड ये आपको देखने को मिलेगा, स्वीडन से आया है। अब ओम्बड्समैन का काम होता है करप्शन को देखना। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको देखने का काम करता है लोकपाल या फिर लोकायुक्ता। ये यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर के, जो केंद्र सरकार के लेवल पर जो भी करप्शन होगा उसको देखने के लिए लोकपाल बनाया गया, और स्टेट लेवल पर जो भी करप्शन होगा उसको देखने के लिए लोक आयुक्ता बनाया गया। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ ये जो लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट 2013 है, ये बेसिकली यहाँ पर बोलता है कि एक लोकपाल होगा, और उस लोकपाल यहाँ पर, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लोकपाल होगा। अब उसके अंदर होगा कौन व्यक्ति? तो उस लोकपाल को हेड किया जाएगा एक चेयरपर्सन के थ्रू। इस इंस्टीट्यूशन को हेड करेगा एक चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जज हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई और दूसरा प्रोमिनेंट पर्सन जो कि यहाँ पर इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करे, वो भी यहाँ पर इसका चेयरपर्सन बन सकता है। लेकिन चेयरपर्सन के अलावा भी इसके अंदर और भी मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो 8 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें भी यहाँ पर 50% जो मेंबर्स होंगे, 8 में से जो 50% मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और बाकी जो 50% मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वेमेन के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन आपको ये देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो ये जो लोकपाल है इसको अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में। अब लोकपाल को अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में, ये केंद्र सरकार के लेवल पर है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो लोकपाल है वो कौन है? तो आज के टाइम पे जो लोकपाल को एक तरीके से हेड किया जाता है, वो यहाँ पर हमारे एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, इनके थ्रू किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि लोकपाल कौन कौन से केस को देख सकता है, कौन कौन से करप्शन को देख सकता है, कहाँ कहाँ पर भ्रष्टाचार को मैनेज कर सकता है? तो हर एक लेवल पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हो, चाहे वो ग्रुप ABCD किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहा हो, सभी के ऊपर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, खासकर जो लोकपाल है बेसिकली क्या कर सकता है, करप्शन के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट में इंक्वायरी कर सकता है। तो लोकपाल का ये काम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक का नाम आ गया लेकिन प्रेसिडेंट का नाम नहीं आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। नाउ उसके बाद तो हमने ये देखा कि ये सारे लोग हो गए। इन लोगों के अलावा भी यहाँ पर लोकपाल और भी लोगों के ऊपर ध्यान रखता है, जैसे कि और भी मेंबर्स हो गए, अलग अलग मेंबर्स हो गए। ठीक है, और अलग अलग बॉडीज़ हो गई। ठीक है, कॉरपोरेशन हो गया, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडी, जो भी हो गई, सबके ऊपर ध्यान रखा जाता है। देन उसके बाद और भी बहुत बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ होती हैं जिनके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, बाहर से पैसा आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए जाते हैं जहाँ पे बाहर से पैसा आता है। नाउ अब कोई ऐसा ट्रस्ट जिसके पास पैसा आ रहा है बाहर से और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख का या 10 लाख से ऊपर का है, तो उन ट्रस्ट को भी यहाँ पर, उन ट्रस्ट के अंदर भी इंक्वायरी जो है वो लोकपाल करेगा। तो लोकपाल के पास ये सारी पावर्स हैं, ध्यान रखना। नाउ अब बात करते हैं जो ये लोक आयुक्ता का वर्क है वो क्या है। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर, जैसे हमने अभी लोकपाल का काम सेंट्रल लेवल पर देखा है ना, उसी प्रकार से लोक आयुक्ता का काम स्टेट के लेवल पर है। ठीक है, राज्य सरकार के स्तर पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारे लोकपाल और लोक आयुक्ता एक्ट 2013 है, जिसकी वजह से लोकपाल लोक आयुक्ता हैं, इसका सेक्शन 63 क्या बोलता है?
सेक्शन 63 बोलता है कि यहाँ पर जो हर एक स्टेट है, ठीक है, हर एक स्टेट को यहाँ पर अपना खुद का लोक आयुक्ता यहाँ पर रखना है, ठीक है, जो कि बेसिकली करप्शन को देखेगा, ये यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया, करप्शन देखेगा, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में, वापस से वही वाली लाइन है, तो इसको मैं आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो अलग अलग स्टेट में ना जो लोक आयुक्ता की पावर्स हैं वो अलग अलग वैरी करेंगी, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा पावर्स रहेंगी, किसी स्टेट के अंदर कम, वो वैरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, ये भी यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि लोक आयुक्ता के पास पावर्स क्या हैं और लोकपाल के पास पावर्स क्या हैं, एग्जैक्टली इनका करप्शन को टैकल करने का काम है। तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा होगा। केरला सरकार के अंदर, जो केरला गवर्नमेंट के अंदर आपको लोक आयुक्ता देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर करप्शन को देख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब केरला की सरकार चाहती है कि इसके अंदर चेंज किए जाएं, और वो चेंज करने के लिए जो भी अमेंडमेंट है, जो भी प्रोपोजल है, वो अप्रूव हो चुका है, उसको साइन कर दिया गया है स्टेट के गवर्नर के थ्रू, ठीक है। अब इन्होंने चेंज क्या करने के लिए बोला है, इन्होंने यहाँ पर ये चेंज बोला है कि देखो होता क्या है, मान लो कोई भी यहाँ पे स्टेट के लेवल पर कोई भी करप्शन कर रहा था व्यक्ति, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लोक आयुक्ता को पता चला, तो यहाँ पर आप कह सकते हो लोक आयुक्ता अपनी फाइंडिंग्स बताता है, इंक्वायरी करने के बाद चीज़ों को बताता है गवर्नमेंट को। तो ये बेसिकली सरकार का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि देखो ओम्बड्समैन क्या करेगा, मतलब जो लोक आयुक्त है वो क्या करेगा, अपनी इंक्वायरी वगैरह कर लेगा, जो भी चीज़ है हमें यहाँ पर अपनी फाइंडिंग्स बता देगा, और वो चीज़ सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो सरकार का कहना यह है अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, लोक आयुक्ता की पावर्स का मैटर, ये मैटर्स पावर, इनकी पावर्स जो है मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जो भी फाइंडिंग्स है वो बता देगा लोक आयुक्ता, जो भी बातें वो हम लोग को बता दो, इंक्वायरी जो भी बैठाई है हम लोग को बता दो, और वो सब हमारे ऊपर है कि हम उसको रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें। तो ये यहाँ पर केरला सरकार का करना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ केरला सरकार ने यहाँ पर एक और अमेंडमेंट करने के बारे में बोली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर कोई ना कोई एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा या फिर यहाँ पर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा। तो यहाँ पर केरला सरकार ने बोला नहीं, अब इसके अलावा कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है, किसी भी कोर्ट का जज हो सकता है। तो केरला सरकार यहाँ पर अपनी तरफ से भी यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती हुई नजर आ रही है। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो जो ये लोक आयुक्ता के पास एक तरीके से इसको हम लोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोल रहे थे, इसका काम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से बिल्कुल अलग था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी पावर्स कहीं ना कहीं हटाई जा रही हैं, पावर्स छीनी जा रही हैं केरला की सरकार के थ्रू। तो इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स इसके ऊपर पब्लिश होने वाले हैं, और यहीं पर मैंने आर्टिकल आपको पूरी तरह से ख़त्म करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल देखो यार, हमारे काम का तो नहीं है, ये मुझे बस ऐसे ही दिखा तो मैंने बस इसको हाईलाइट कर दिया। देखो किस चीज़ को लेकर है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया, उसको बेल मिल चुकी है। कौन सी? एंटीसिपेटरी बेल, हाई कोर्ट ने यहाँ पर ग्रांट करी है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो वर्ड है ना एंटीसिपेटरी बेल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डिफॉल्ट बिल चर्चा में था, तो और क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। तो क्या आप लोग बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? क्योंकि बेल के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बता रखी है, यहाँ पर आप देख पाओगे सारी चीज़ें सेंड कर रखी हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक में आता है जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बेल के बारे में बात करें तो बेल बेसिकली हमारे आप कह सकते हो एक प्रोविजन देखने को मिलता है जहाँ पर एक व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है। मान लो एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, एक लीगल कस्टडी में व्यक्ति है, अब उसको रिलीज़ करते हैं हम लोग एक बेल पर। आपने काफ़ी बार सुना होगा इसको बेल मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बेसिकली रिलीज़ करने के बारे में चर्चा की जाती है ना। अब ये जो बेल होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक रेगुलर बेल होती है, एक इंतरिम बेल होती है, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की जा रही है, उसके बाद होती है एक डिफ़ॉल्ट बेल। तो अगर हम लोग रेगुलर बेल के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक डायरेक्शन होता है जो कि कोर्ट यहाँ पर देता है। कोर्ट बेसिकली यहाँ पर किसी भी पर्सन को रिलीज़ करने के लिए बोलता है, जो भी पर्सन कोई मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट कर रखा है कस्टडी में, तो उसको रिलीज़ करने के लिए एक रेगुलर बेल दी जाती है। अब रेगुलर बेल के बारे में जो भी प्रोविजन है ना, वो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 437 और सेक्शन 439 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से इंतरिम बेल है। इंतरिम बेल टेम्पररी पीरियड के लिए दी जाती है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर दी जाती है इंतरिम बेल। और उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल चलो मैं ही बता देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पर दिया जाता है, एक पर्सन अरेस्ट हो रहा है लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही उसको यहाँ पर ये एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो आ डायरेक्शन इशूड टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है। पर्सन को अरेस्ट होने से पहले यहाँ पर उसको बेल मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना,
क्लियर हुआ। अब एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 438 के अंदर मेंशन्ड है। उसके बाद आती है एक डिफ़ॉल्ट बेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे। ये हमने पता है डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में पिछले साल नवंबर में पढ़ा था, फिर उसका पिछले साल अगस्त में पढ़ा था, इनफैक्ट हमने दिसंबर में ही पढ़ा था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या थी? डिफ़ॉल्ट बेल में यहाँ पर ये बोला गया था कि बेसिकली यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति है जिसको कस्टडी में लिया गया, अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब क्या होता है, कोई जो पुलिस वाला है वो इन्वेस्टिगेशन करने में फेल हो जाता है, क्योंकि उसको एक टाइम पीरियड मिला है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिला है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करोगे, लेकिन उतने टाइम पीरियड में वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठी नहीं कर पाता है। तो वो जो व्यक्ति है वो कह सकता है कि आपको मेरे इन्वेस्टिगेशन करते हुए भी आपको कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ पर मुझे डिफ़ॉल्ट बेल चाहिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। डिफ़ॉल्ट बेल को हम लोग स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर सारी बातें मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। जिसको नहीं पता था, आई होप आज आपको ये भी जानकारी मिल चुकी है। अब करना क्या है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखाओ। और आज मैं आप लोगों से कहना भूल गया हूँ, कल मैंने कहा था और उससे पहले कहना भूल गया था, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। आज मैंने याद दिला दिया है, तो फटाफट कर दो और फटाफट 5000 से ज़्यादा पहुंचा दो। इनफैक्ट टारगेट हमने और आगे का रख रखा है, तो इतना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं जा रहा यार, सब कुछ फ्री मिल रहा है। सारी चीज़ आपको फ्री मिल जाती है, PDF वगैरह और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स वगैरह जो भी सब चीज़ यहाँ पर आपको पिन करके प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, नाम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब इस पेज पर बहुत सारे यहाँ पे आप देख पाओगे पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं, लेकिन एक आर्टिकल आता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई है PMMVY को लेकर, यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस योजना को यूनिवर्सलाइज करने के बारे में चर्चा की जा रही है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि बोलते हैं ये जो मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहे हैं इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, हर एक को बेनिफिट मिले और लंबे समय तक ये बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करवाए जाएँ। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, यानी कि जो एक तरीके से माँ है, प्रेग्नेंट वेमेन है, उनको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो सरकार ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है, वो रिसेंटली अनाउंसमेंट क्या किया है, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर 5000 रुपये सरकार प्रोवाइड करवाती है प्रेग्नेंट वेमेन को। सरकार ने यहाँ पर अभी तक क्या कर रखा था, इस प्रोग्राम के अंदर में ये बोला था कि जो पहला बच्चा होगा, फर्स्ट चाइल्ड तक यहाँ पर आप कह सकते हो ये अमाउंट मिलेगा, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके बोल दिया है सेकंड चाइल्ड तक, ठीक है। तो सेकंड चाइल्ड तक भी यहाँ पर आप कह सकते हो जब दूसरा बच्चा होगा तो उस दूसरे बच्चे तक को भी यहाँ पर ये अमाउंट मिलेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वेमेन है वो अगर दूसरे बच्चे को जन्म दे रही हैं तो सेकंड चाइल्ड तक भी यहाँ पर उस वेमेन को अमाउंट मिलेगा इस स्कीम के अंदर। पहले वो फर्स्ट चाइल्ड पर मिल रहा था, अब उसको सेकंड चाइल्ड पर भी अमाउंट मिलेगा, ये यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर फिलहाल तो अभी बोला ये भी गया कि जो सेकंड चाइल्ड तक अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड है वो यहाँ पर गर्ल होगी तो ही अमाउंट मिलेगा, अगर बॉय होगा तो वो अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गर्ल होगी तो ही अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखना। इसी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे। बोला जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है ऐसा मत करो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, कोई भी हो यहाँ पर अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन सरकार बोलती है नहीं, अगर वो गर्ल होगी तभी वो यहाँ पर अमाउंट मिलेगा उस प्रेग्नेंट वेमेन को। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो फिलहाल आप यहाँ पर आप समझो कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो क्या है। आर्टिकल को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, GS पेपर 2 का सिलेबस उठाओ, वहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन हेल्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। नाउ अगर हम लोग इस स्कीम के बारे में बात करें, अब इसको मैं PMMVY ही बोलूँगा क्योंकि बार बार नाम लेना यहाँ पर और ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, बेसिकली इसके अंदर ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम यानी कि जो माँ है उसको यहाँ पर ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। 1 जनवरी 2017 के बाद से यहाँ पर ये लागू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से चला रही है, लेकिन इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की चेयरपर्सन कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर क्या है, जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको कैश बेनिफिट्स दिया जाता है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, कुछ पैसा दे दिया जाता है ताकि क्या कर सके, वेमेन अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरी कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर वेमेन को प्रॉपरली फूड नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो उस न्यूट्रिशन को प्रॉपरली कवर कर सकें। या फिर जब वेमेन प्रेगनेंसी के स्टेज में चल रही है तो उनका जो वेज लॉस है वो देखने को मिलता है। वेज लॉस मतलब एक तरफ जहाँ पर बहुत सारी वेमेन काम कर रही थी
है ना, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया है। तो बेसिकली आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कंपनसेशन इस स्कीम से मिल जाता है उसके रिगार्डिंग, तो ये भी यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद बोला कि देखो ये स्कीम आखिरकार डिफरेंट क्यों है। देखो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम के जब अगर हम लोग बात करते हैं इसका स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको मॉनिटर किया जाता है, इसको देखा जाता है किसके थ्रू, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के थ्रू। तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ पर इस स्कीम को मॉनिटर करती है, और मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रखा है जहाँ पर इस स्कीम को पूरी तरह से देखा जाएगा, लोगों के पास बेनिफिट्स पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, या फिर लोगों को क्या परेशानी है। अगर लोगों को परेशानी है तो उस परेशानियों को अच्छे से दूर किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाता है। क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं कौन कौन इसमें बेनिफिशरीज हो सकता है, किन किन व्यक्ति, किन किन महिलाओं को बेसिकली यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सभी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं और सभी लैक्टेटिंग वीमेंस हैं। लैक्टेटिंग मदर्स मतलब कि जो कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसी कंडीशन में है तो उनको भी यहाँ पर ये बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि देखो सभी प्रेग्नेंट वीमेंस और सभी लैक्टेटिंग मदर्स को ये बेनिफिट मिलेगा, एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़कर, जो विमेन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं, रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एक परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरीज हैं, तो उनको बेसिकली यहाँ पर ये जो बेनिफिट्स हैं नहीं मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया जितनी भी एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी, लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो 1 जनवरी 2017 के बाद की होगी, ठीक है, उनको ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और पहले बच्चे तक ही बेनिफिट मिलते थे, जिसको भी एक्सटेंड करके बोला गया है अगर दूसरा बच्चा होगा तो दूसरे बच्चे के मतलब दूसरे बच्चे के दौर में भी यहाँ पर माँ को ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो बेनिफिशरीज है उसको कैश बेनिफिट मिलता है 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये उसको इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर फुलफिल की जा सके। जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कुछ चेकअप्स होते हैं, वो सब यहाँ पर वेमेन प्रॉपरली करवा सके। क्लियर हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, जब हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया वेमेन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये ज़रूर और याद रखना कि सरकार के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर वेमेन को सपोर्ट करते हैं। वेमेन के रिगार्डिंग कुछ और भी स्कीम्स है, जैसे कि एक है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हो गया, दूसरा यहाँ पर कुंभश्री इन केरला, देन पोषण अभियान, देन उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो यहाँ पर अलग अलग योजनाएं हैं जो कि और भी वेमेन की सपोर्ट के लिए काम करती हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी बातें क्लियर करवा दी हैं, क्योंकि यहाँ से इस बेनिफिट इस स्कीम के बारे में चर्चा की गई है, स्कीम के जो भी यहाँ पर प्रोविजंस उसके बारे में चर्चा की गई है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको एक्सटेंड करने के बारे में चर्चा की गई। बोला गया सरकार के थ्रू कि अब यहाँ पर दूसरे बच्चा भी होगा तो दूसरे बच्चे तक यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि देखो यहाँ पे अगर आप लोग दूसरे बच्चे तक लेकर आ रहे हो, क्योंकि सरकार ने बोला है कि दूसरा बच्चा जब तक गर्ल होगा, मतलब अगर कोई लड़की यहाँ पर है तो बेसिकली तब बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो आपको पता होगा ना, गर्ल के प्रति काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। अब गर्ल के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफ़ी भेदभाव होता है, तो यहाँ पर गर्ल को पैदा भी नहीं होने नहीं दिया जाता। तो बेसिकली वहाँ पर वो चीज़ें रोकी जा सकें, सरकार का ये एक बेसिकली इसी पर्सपेक्टिव से एक इनिशिएटिव लेकर आया गया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है नहीं भाई, आपको यूनिवर्सलाइज रखना है, यहाँ पर चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी लोगों को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद अगले पेपर पे आओगे, यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्शन से भरपूर भरा हुआ पेज है, और ये हमारे बिल्कुल भी काम का है नहीं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि वैक्सीन से रिलेटेड हैं, और ये भी हमारे लिए अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको एक छोटा सा देखने को मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारी होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और मांगा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को लागू करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को लाया गया था, बेसिकली लाने के बारे में चर्चा कर दी गई थी 2019 में, लेकिन लागू नहीं हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट करने की बार बार डेट टाल देती है हमारी होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा टाइम और मांगा है कि थोड़ा सा टाइम और दो, और अब की बार यहाँ पर इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। चलो इशू क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर जानने के लिए। तो पहली चीज़ तो इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली समझ गए होंगे, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आर्टिकल को अपने सिलेबस रिलेट करना है, तो इतना तो आप लोग सीख गए होंगे। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हमारे टॉपिक्स के अंदर जो है मेंशन है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पर एक डेडलाइन को मिस किया। मतलब यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेडलाइन रखी थी कि भाई इस तारीख को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा, ये रूल्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे,
लेकिन क्या हुआ, वो डेडलाइन निकल गई, वहाँ पे कोई लागू हुआ ही नहीं। और ऐसा बार बार हो रहा है, हालांकि बार बार ये डेडलाइंस रख रहे हैं, अलग अलग डेडलाइंस रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को बोला गया। अब यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए हमारी होम मिनिस्ट्री ने मांग की है बस थोड़ा सा टाइम और दो। और फिर यहाँ पर बोला गया, देखो जो सरकार है, अगर देखो गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं बनाती है तो ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट डज नॉट मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस अ लॉ और पार्ट्स ऑफ इट विल नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का। ये बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल एक कंप्लीट लॉ का, एक पूरा कंप्लीट लॉ है जिसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया, जब आप लोग लेकर आए हो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी यहाँ पर एक तरीके से डेडलाइन वगैरह सेट करी गई है उसमें लागू कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा, जिसको अभी बार बार टाला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये CAA रूल्स हैं क्या जिसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, इसने यहाँ पर बोला कि हम लोगों को नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप किन लोगों को दिया जाएगा? 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। ध्यान रखना, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ यहाँ पर बोला गया है 6 कम्युनिटीज़ को, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस। इन लोगों को यहाँ पर ये सिटीजनशिप दी जाएगी। नाउ अब यहाँ पर ये लोग कौन कौन सी कंट्री के होने चाहिए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर इन कम्युनिटीज़ के लोग भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 या फिर इस तारीख से पहले, तो उन लोगों को यहाँ पर ये सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कहना है। देन उसके बाद बोला गया कि इसी एक्ट के अंदर छूट दी गई है काफ़ी सारे और भी लोगों को, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे 6 कम्युनिटीज़, मतलब ये 6 कम्युनिटीज़ को यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा रही है, प्लस इनको छूट मिलेगी। कोई कम्युनिटी के ऊपर कोई केस चल रहा है, फॉरेनर एक्ट 1946 का, पासपोर्ट एक्ट 1920 का, ठीक है, तब यहाँ पर उन व्यक्ति को भी छूट दी जाएगी और उनको भी यहाँ पर एक तरीके से सिटीजनशिप, ये जो सिटीजनशिप है वो मिलने वाली है इस एक्ट के अंदर। क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसर्न्स बताए जाते हैं, बहुत सारे जो ओपोजिशन है वो बताते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर, ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में आप देख पाओगे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसर्न्स क्या देखने को मिलेंगे। तो CAA के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आज के टाइम पर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम आज के टाइम पर क्या है, वो है टारगेटिंग का पर्टिकुलर कम्युनिटी। ऐसा बोला गया कि इस एक्ट के माध्यम से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया गया है, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट है वो यहाँ पर सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, एक कम्युनिटी यहाँ पर पीछे छूट रही है। ऐसा यहाँ पर कहना है कि एक पर्टिकुलर टारगेट, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो और उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद बोला गया कि इसकी वजह से ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल 14 है हमारे संविधान का, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, ठीक है, सभी के पास यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये भी इसका भी हनन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बताया गया कहीं ना कहीं ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं ना कहीं अपने नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिलता है, काफ़ी भेदभाव करता है। कैसे? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं, तमिल्स हैं श्रीलंका के, उसके बाद यहाँ पर हिंदू रोहिंग्या है म्यांमार से। इन लोगों को यहाँ पर इस एक्ट के अंदर मतलब आप कह सकते हो काउंट नहीं किया गया, इन लोगों को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि अगर सिटीजनशिप दी जा रही थी तो इन लोगों को भी सिटीजनशिप दी जाती, तो इनको कवर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर अपना डिस्क्रिमिनेशनरी नेचर दिखा रहा है, काफ़ी भेदभाव यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो इंडिया के रिलेशंस हैं ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान, जिन कंट्रीज से हम लोगों ने लोगों को अलाउ किया है, तो इन कंट्रीज़ के साथ कहीं ना कहीं बायलैटरल टाइज भी खराब हो सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स यहाँ पर बताए जाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। जो भी मैंने आप लोग को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताई हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी। आपके पास न्यूज़पेपर आएगा ही, आप लोग जो है इसको एक बार पढ़ के देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की गई है ये जो 10,990 करोड़ रुपए PM केयर फंड के अंदर आया है, इसका 1/3 फंड जो है यूज़ कर लिया गया है, ऐसा हमारी ऑडिटिंग करके जो रिपोर्ट आती है वो बताती है,
ठीक है। तो आपको पहले तो पीएम केयर फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पीएम केयर फंड्स क्या है, क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक पीएम केयर फंड को बनाया, और जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन केयर एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम केयर्स फंड। इसको एग्जैक्टली बनाया गया था 28 मार्च 2020 के अंदर, कोविड-19 पैंडमिक को देखते, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। नाउ ये जो फंड है, इसके अंदर लोगों ने डोनेशन दिया, लोग पैसे देंगे, और उन पैसों से जो कोरोना वायरस है उससे हम लोग यहाँ पर टैकल करेंगे। अब ये फंड बन चुका है। आने वाले टाइम पर भी कोई भी इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन आती है, या फिर कोई भी ऐसा यहाँ पर डिजीज़ आता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर आता है, तो उसको भी टैकल करने के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर ये फंड रहने वाला है। जो लोग हैं वो यहाँ पर डोनेशन देंगे, और डोनेशन देकर सरकार के पास पैसा पहुँचेगा, और वो जो सरकार है वो पैसा यूज़ करेगी हमारे वेलफेयर के अंदर। एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि वो जो डिजास्टर है, वो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो पैसा खर्चा जाएगा। ठीक है। अब इस पीएम केयर फंड के जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके नाम से पता चल रहा है। लेकिन इसी फंड के काफ़ी सारे ट्रस्टीज़ भी होते हैं। ट्रस्टीज़ जैसे कि यहाँ पर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर इस पीएम केयर फंड के ट्रस्टीज़ देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने पीएम केयर फंड के बारे में समझ लिया। इसको क्रिएट किया 2020 के अंदर, कोविड-19 को देखते देखते। अब यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा आया, तो कलेक्शन कितना हुआ था टोटल? तो पीएम केयर फंड के अंदर लोगों ने डोनेशन दिया, और कलेक्शन यहाँ पर लगभग 10,990 करोड़ का हो चुका था, जो कि आप लोगों ने देखा। ठीक है। ये पैसा मार्च 2021 तक का अमाउंट है, ये यहाँ पर बताया मार्च 2021 तक इतना अमाउंट था, जिसमें से 3,976 लगभग 3,976 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर 2020-21 के अंदर खर्च दिया गया। ठीक है, इतना पैसा खर्चा गया। फिर उसके बाद बताया गया, ये सारी एक रिपोर्ट आई जिसने बताया, तो आज के टाइम पर काफ़ी सारा पैसा है जो बचा है, लगभग 7,444 करोड़ रुपीज़ जो है रिमेनिंग है। अभी इतना पैसा बचा हुआ है, ये अनस्पेंड पैसा है। अभी यहाँ पर बोला गया कि देखो, ये एक रिपोर्ट है बेसिकली जो बताती है कि कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा गया है। जो ये फंड है इसको अलग अलग जगह पर यूटिलाइज़ किया गया। इसमें यहाँ पर काफ़ी सारा जो यहाँ पे पैसा है वो हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा गया है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली कहना है। तो आर्टिकल के अंदर पीएम केयर फंड था, जो इसके बारे में जान सकते, तो मैंने आप लोग बता दिया। पीएम केयर फंड के जो चेयरमैन है, ट्रस्टीज़, इनके बारे में ध्यान रखना। फंड का कलेक्शन कितना हुआ यहाँ पर ध्यान रखना। अभी फिलहाल मतलब कलेक्शन कितना हुआ ये भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया है कि बेसिकली जो पैसा है वो अभी कितना पैसा यहाँ पर लग गया है, 1/3 जो है पैसा वो लगा दिया गया है, स्पेंड कर दिया गया, खर्च दिया गया है हेल्थ केयर के ऊपर। तो कहाँ कहाँ पर खर्चा है वो आप लोग पढ़ सकते हो कि 25 लाख कहाँ पर, 494 करोड़ और इतने करोड़ यहाँ पर खर्चे गए, वो सब यहाँ पर है जो हमारे एग्जामिनेशन में रिलेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब इस पेज पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल ईरान और न्यूक्लियर डील्स के बारे में। तो ईरान और न्यूक्लियर डील को लेकर जो बातचीत है वो आज रिज्यूम हो जाएगी वीना के अंदर। देखो, वीना के अंदर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील के अंदर आ जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर डील खत्म हो चुकी है, तो वापस इस डील को लाया जाए। अब देखो, आज बातचीत होगी, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो स्टार्ट होने वाली है, रिज्यूम हो जाएगी ट्यूसडे में, मतलब आज से रिज्यूम हो जाएगी वीना के अंदर। जो लोग हैं वो जाने वाले हैं, बातचीत करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो 2015 की डील थी, कोशिश ये की जाएगी कि इस डील को वापस से लेकर आया जाए, ये डील वापस से हो जाए। चलो मैं आपको इस डील के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। अब ईरान न्यूक्लियर डील, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं JCPOA। ठीक है। उसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं P5+1 डील। ठीक है। अब ये जो JCPOA है, ठीक है, अब या फिर ईरान न्यूक्लियर डील है, या फिर इसको P5+1 बोलता है, ये एक डील हुई थी 2015 के अंदर। 2015 में एक तरफ ईरान, उसके बाद दूसरी तरफ आपको चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, US आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये सारी कंट्रीज़ थी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी था। तो ये यहाँ पर P5+1 थे, ये कंट्रीज़ थी लगभग, आप कह सकते हो। इन कंट्रीज़ ने ईरान के साथ डील की, और ईरान के साथ 2015 में डील करते हुए ये बोला कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट है वो नहीं करेगा। अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन उस समय यहाँ पर बराक ओबामा रूल कर रहे थे, तो US के प्रेसिडेंट थे वो बराक ओबामा थे, तो बराक ओबामा के टाइम पर ये डील करी गई थी। ठीक है। और ईरान से देखो, ईरान के अंदर ना नेचुरली बहुत सारा यूरेनियम पाया जाता है। अब यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम लोग, यूरेनियम का अगर हम लोग एनरिचमेंट कर लें, एनरिचमेंट करने का मतलब है यानी कि यूरेनियम को हम लोग इस कैटेगरी के अंदर बना लें कि उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सके। ठीक है, परमाणु बम बनाया जा सके। न्यूक्लियर वेपन अपने आप में कितना डिजास्टर्स होता है ये सब आप लोगों को पता ही है। तो अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने के लिए डील की गई थी 2015 के अंदर कि भाई ईरान जो है इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोक दे।
क्योंकि अदरवाइज ऐसा चलता रहेगा तो इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ेंगी। तो डील हो गई और डील में यहाँ पर बोला गया कि भाई ईरान तुम ये काम रोको, हम जो है तुम्हारे ऊपर से जो सैंक्शंस है वो हटा देंगे। यूएस ने बोला जो भी सैंक्शंस लगे पड़े हैं वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे इस डील के अंदर, और जो आपका यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। ईरान ने सोचा चलो सही है, नहीं करेंगे एनरिचमेंट, हमारा जो एक तरीके से नुकसान वगैरह सैंक्शन की वजह से वो सब भरपाई हो जाएगी, सैंक्शन हट जाएंगे, हम लोग अच्छे से ग्रो करेंगे, आराम से रहेंगे। तो डील हो गई। फिर उसके बाद 2015 में डील हुई, डील चलती रही, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट बने वैसे ही यहाँ पर तुरंत इस डील से बाहर निकल दिया अमेरिका को। इन्होंने यहाँ पर बोला अब अमेरिका इस डील से बाहर निकलता है और ईरान के ऊपर वापस से सारे सैंक्शंस लगा दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। तो अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। अब ये डील सिर्फ एक साइड की रह गई जो कि ईरान की साइड से था, है ना। अब ईरान के ऊपर वापस से बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, ईरान वापस से परेशानी में आ गया, रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप भी गए, कौन आ गए, जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने तो जो बाइडन वापस से फोकस कर रहे हैं कि ये डील वापस से हो जाए, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे और ईरान जो है वापस से न्यूक्लियर डील में आने के बाद जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो बंद कर दे। क्योंकि हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर, ईरान ने सोचा कि देखो सैंक्शन लग ही चुके हैं, रिलेशन खराब हो ही चुके हैं, व्यापार हमारा घट ही चुका है, इकॉनमी डाउन हो ही चुकी है, अब हम लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, और यूरेनियम का भरपूर मात्रा में एनरिचमेंट किया गया। तो अब उन चीज़ों को वापस से रिवाइव करने के बारे में चर्चा की गई है जो बाइडन के थ्रू। तो जो बाइडन का फोकस है भाई डील वापस से हो जाए। तो अब यहाँ पर वापस से फोकस किया जा रहा है। जो 8वीं राउंड ऑफ टॉक है ये ऑलरेडी हो चुकी है इन सब के बीच में, जहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल कर आया नहीं था। और एट द लास्ट बताया ही जा रहा है कि जो आज ये बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। ईरान यहाँ पर बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या होगा और ईरान यहाँ पर इस डील का कंक्लूजन लेकर आ सकता है। डील में आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो इससे भारत को ही फ़ायदा होगा। आप कहोगे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो उसके ऊपर भी एक आर्टिकल आया हुआ है। देखो भारत को क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। भारत के अंदर ऑयल के प्राइसेस गिर जाएंगे यार, तेल के प्राइसेस गिर जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और ईरान के ऊपर ऐसे सैंक्शन लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग ईरान के साथ व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ईरान से बहुत सारा कच्चा तेल खरीदते थे, क्रूड ऑयल को लेकर आने के बाद उनको रिफाइन करने के बाद हम लोग उसको पेट्रोल बना रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब जो भी चल रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ईरान के साथ व्यापार ही बंद हो गया सैंक्शन की वजह से। हमारे यहाँ पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो गया। अभी हम ईरान से ले सकते हैं, ईरान से जैसे ही हम ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे, जब ये डील हो जाएगी तो ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, हम लोग ईरान के साथ व्यापार कर पाएंगे, हम चाबार पोर्ट का आराम से यूज़ कर पाएंगे, हमारे रिलेशंस वापस से ईरान से डेवलप होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो डेफिनेटली जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइसेस कम हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आज की टॉक से। ठीक है, जो ये ब्रेंट क्रूड होता है, खासकर कौन सा यहाँ पे ध्यान रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेंट क्रूड। एक सेकंड में इसको जूम कर लूँ, इसको बोला जाता है ब्रेंट। देखो एक होता है ब्रेंट क्रूड। अब कहोगे ये जो कच्चा तेल मंगाते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। एक ब्रेंट क्रूड होता है, एक होता है WTI। ठीक है, अब बोला गया जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो पर बैरल का हिसाब है वो बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। तो अब जो है ये डिपेंड करता है इनकी टॉक के ऊपर। देखें डील अगर हो जाती है तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा भारत को। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया दो टाइप के ऑयल देखने को मिलते हैं, दो टाइप के क्रूड ऑयल देखने को मिलते हैं, एक होता है ब्रेंट, एक होता है WTI। चलो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो ब्रेंट क्रूड है ये आता है नॉर्थ सी से। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो नॉर्वे वगैरह रीजन देखने को मिलेगा वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन जो WTI होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है WTI के ऊपर। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये बेसिकली आता है यहाँ पर यूएस की फील्ड से। ठीक है, तो टेक्सास कहाँ पर है, यूएस के अंदर है ना। तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर जो WTI है वो यूएस की ऑयल फील्ड से आता है, और जो ब्रेंट क्रूड है बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर आप कह सकते हो जो अरब नेशंस हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ये दोनों के बीच में एक फ़र्क होता है लाइट और स्वीट का। देखो जो दोनों ही तेल हैं दोनों ही काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन जो ये ब्रेंट होता है, ब्रेंट थोड़ा सा भारी होता है। इसकी जो API ग्रेविटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की तौर पे एक ग्रेविटी दी जाती है। ये बताता है तेल का डेंसिटी कितना ज़्यादा है, कितना गाढ़ा तेल है। तो जो ये ब्रेंट वाला जो कि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग ब्रेंट वाला ही परचेस करते हैं अरब नेशन से। तो जो ब्रेंट वाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द WTI, ये यहाँ पर बताया गया।
WTI के अंदर लेकिन खास बात यह है कि सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है, 0.24 के आसपास होता है, लेकिन ब्रेंट के अंदर कंटेंट जो है सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है मैंने आपको बता ही दिया है, जो ये ब्रेंट क्रूड प्राइस है बेसिकली ये यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इसका प्राइस वगैरह सेट करती हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक आपको कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, खासकर जो अरब नेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बताया दूसरा WTI देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर US जो है उसका जो भी प्राइस वगैरह है वो यूज़ करता है, वो सेट करता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया कौन सा तेल मंगाता है, तो इंडिया इंपोर्ट करता है ओपेक कंट्रीज से। हम लोग यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ब्रेंट क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको ब्रेंट और WTI के बारे में बता दिया है। आई होप आप लोगों को कुछ और भी जानकारी नई सी यहाँ पर मिल चुकी है। आगे बात करता हूँ, उसके बाद अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई, अच्छा ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, ये इकॉनमी का पेपर है, जहाँ पे आप लोगों ने अभी ब्रेंट और WTI के बारे में पढ़ा है। अब इसी पेज पर एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। बोला गया जनवरी के महीने में जो रिटेल ऑटो सेल्स है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बिक्री हुई है वो गिरावट उसके अंदर देखने को मिली है, 11% से गिरावट हुई है चिप शॉर्टेज की वजह से। जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर शॉर्टेज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानी आई है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली क्या है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आज आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जनवरी के मंथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा हमारा डाउन होता हुआ नजर आया। नाउ हम लोग चलते हैं, हम लोग अब डायरेक्टली अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो पर्टिकुलरली आज हमारे पास 3 आर्टिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया है वो ट्रेड नेगोशिएशंस के मतलब बाहर रहा है, तो वो ज़्यादा सही नहीं है। WTO के अंदर थोड़ा सा हमें अपना इंक्लूजन दिखाना होगा, जैसे और कंट्रीज़ दिखा रही हैं। तो इसको ऑथर ने मेंशन किया है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है अगेन कर्नाटका के अंदर जो अभी आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, जो हिजाब को लेकर काफ़ी सारा मतलब बवाल क्रिएट हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ऑथर के थ्रू क्या बोला गया, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला। बात की गई है जो फार्मा इंडस्ट्री है वो हम लोग कैसे सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर देखो फार्मा इंडस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा हम लोग जो सामान है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर इस डिपेंडेंसी को कम करना है तो हमें PLI स्कीम को थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, है ना। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी है, जहाँ पर दवाइयों का काम चलता है ना। तो अब चलो इस आर्टिकल से शुरुआत करते हैं, इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। नाउ बोला गया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए यहाँ पर PLI स्कीम को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नाउ जो फेज 1 था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, बाय द वे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती क्या है, इसका मतलब है सरकार क्या करेगी, प्रोडक्शन के बदले में पैसा देगी। मतलब जो कंपनीज है उनको एंकरेज किया जा रहा है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं। कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा कंजम्पशन के साथ साथ जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो भी इंक्रीज करते हुए हम लोग नजर आएंगे। दूसरी कंट्रीज़ को हम लोग अच्छे से ये बेच पाएंगे सामान, इससे हमारे कंट्री का जो इकॉनमी है उसके अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो सरकार बोलती है आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट इज़ वाई इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका फेज 1 लाया गया था खासकर किसके सेक्टर में, इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आए और बोला जो API होता है, API मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी सामान यूज़ करते हैं हम लोग मेडिसिन के अंदर। उसके बाद होता है DI मतलब ड्रग इंटरमीडिएट्स। उसके बाद होता है KSM मतलब की स्टार्टिंग मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे। इसके लिए सरकार PLI स्कीम को लेकर तो आई थी, लेकिन यहाँ पर जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा काम किया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हम लोग दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया टोटल आपको 239 एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। मतलब कि होता क्या है ना, PLI स्कीम जब दी जाती है तो उसमें बड़ी सारी कंपनीज एप्लीकेशन देती हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर मतलब जो भी कंपनीज एलिजिबल होती हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन देती हैं कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं काम, हमें यहाँ पर इंसेंटिव लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही कम कंपनी से एक तरीके से एप्लीकेशन दिया, तो बहुत ही कम कंपनी सेलेक्ट हुई, 61 सेलेक्ट हुई थी, जिसमें से 11 ने वापस से विड्रॉ कर लिया। तो टोटल आप देख पाओगे 9 दिसंबर 2021 की बात है, सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनीज 50 फर्म्स थी जो कि यहाँ पर इसके प्रोडक्शन के अंदर इंटरेस्ट ले चुकी थी। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं PLI स्कीम के अंदर सबसे बड़ी कमी तो यही है, बहुत कम फर्म्स आई जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए देखने को मिली, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ऑथर ने यहाँ पर एग्जैक्टली बोला इंडिया को एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ना कि स्कीम की। भाई यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लेकर आओ जिससे हम लोग अपना इम्पोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है बेसिकली यहाँ पर उसको एक तरीके से कम कर सकें। आज के टाइम पर जो हम लोग चाइना से ये सारी चीज़ें मंगा रहे हैं उसको हम लोग कम से कम कर सकें। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी लेकर आनी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी के लिए 3 चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। ठीक है भाई, इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑथर ने यहाँ पर और क्या बोला कि भाई आपको अगर ज़रूरत है, देखो आज के टाइम पर इंडिया को डेफिनेटली ज़रूरत है सेल्फ रिलायंट बनने की, और बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्म्स जो हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती हुई नजर आएंगी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर चाहिए। जो फर्म्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो पहली चीज़ देखो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया। लेकिन अब बात करते हैं ऑथर ने क्या 3 चीज़ें बताई हैं कि जिन 3 चीज़ों के बेसिस पर हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं या फिर हमारा जो पीएलआई स्कीम है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया जो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। पहली चीज़ तो भाई टेक्नोलॉजी, और हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे देखने को मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम काफ़ी एडवांस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, जिससे कि चाइना के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो जो API DI और KSM के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है दवाइयों के अंदर, तो ये हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। तो PLI स्कीम यहाँ पर आप कह सकते हो कि, और ये जो PLI स्कीम है इसके अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो आपको करना क्या होगा, पहली बार टेक्नोलॉजी को लेकर आओ। उसके बाद दूसरा बताया गया जो बहुत सारी फर्म्स हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, वो आ जाती हैं मामले में उतर जाती हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करती हैं, और जैसे ही पता चलता है बहुत ही सामान, मतलब बहुत सस्ते दाम में चाइना जो है हमें इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सस्ते दाम में चाइना इंडिया को सामान बेच रहा है, तो यहाँ पर वो आप कह सकते हो परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। तो बहुत सारी फर्म्स आती तो हैं लेकिन प्रॉपरली आगे तक वर्क नहीं कर पाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसके लेकर काम करना पड़ेगा, है ना, और फर्म्स को आगे तक कंटिन्यू करने के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि देखो जो PLI स्कीम है ना, तीसरा यहाँ पर ऑथर ने बोला देखो PLI स्कीम अकेली यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। आपको PLI स्कीम के साथ और भी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स चाहिए जो कि यहाँ पर PLI स्कीम को और ज़्यादा मजबूत करे। आज के टाइम पर हम अपने कंट्री के बारे में बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर, वो यहाँ पर MSMEs यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये भी कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है वही इसके अंदर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े सेक्टर फर्म्स बहुत अपने आप में कम हैं। तो ऑथर ने बोला कि भाई आप लोग को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा स्मॉलर फर्म्स को। ठीक है, जो स्मॉलर फर्म्स है उसको भी लेकर आओ इसके अंदर। तो ये यहाँ पर एक अच्छा तरीका रहेगा, प्राइवेट के साथ स्मॉल फर्म्स भी इसके अंदर आ जाएंगी, वो भी अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी सिर्फ बड़ी बड़ी फर्म्स के ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, ये यहाँ पर ऑथर का एक तरीके से सॉल्यूशन रहा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर बातें नहीं थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोगों को डिस्कस करने होते हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं। क्लियर हुआ। अब ये मुद्दा क्या उठ रहा है, जो नेक्स्ट एडिटोरियल है यहाँ पर भी कुछ विवाद हो रहा है, उस विवाद को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। हिजाब और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर ये आर्टिकल है। GS पेपर 1, 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। इस आर्टिकल को बेसिकली आप लोग कल वाले वीडियो में भी देख सकते हो। कल भी मैंने आप लोग को बिल्कुल सेम चीज़ समझाई है, वही सेम चीज़ आज भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर चेप दी गई है। तो हुआ क्या, पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझते हैं न्यूज़ क्या है, क्योंकि हाल ही में लगभग 6 स्टूडेंट्स हैं जिनको कर्नाटका कॉलेज से बैन किया गया है। मतलब कर्नाटका के अंदर आप कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट है उडुपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कुछ वीमेंस, कुछ लड़कियाँ थीं जिनको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, उन लड़कियों ने हिजाब पहन रखा था। ठीक है, जो कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हिजाब पहन रखा है, इनको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है कि भाई हिजाब को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारा संविधान तो हमारे रिलीजन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 देखने को मिलेगा, वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइटली फ्रीली टू प्रोफेस, फ्रीली टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब कि हमारे पास पूरी तरह से छूट है कि हम लोग अपने रिलीजन को आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रसार कर सकते हैं, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। तो ये सारा जो राइट्स हैं बेसिकली वो सब हम लोगों को संविधान देता है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों मना किया जा रहा है, हिजाब को यहाँ पर पहनने से क्यों मना किया जा रहा है, हिजाब पहनकर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है कर्नाटका कॉलेजेस के अंदर, ये सबसे बड़ा कंसर्न उठ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर और क्या बताया गया, जब आप लोग इस पूरे आर्टिकल को सही से एक तरीके से तोड़कर देखोगे तो राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस है, कि मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग अपने रिलीजन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब इसी के अंदर क्या होता है, एक और पॉइंट आता है, वो होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था 1954 के अंदर। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में 1954 में एक केस हुआ था जिसका नाम है शिरूर मठ केस। अब इस शिरूर मठ केस के अंदर जो टर्म है ना रिलीजन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब क्या हुआ, देखो पहले भी ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिले हैं कि इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हुआ क्या, अब शिरूर मठ केस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो कोई भी रिलीजन है, अगर उस रिलीजन की कोई भी एसेंशियल प्रैक्टिस है, एसेंशियल प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट भी कह सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस इतना सही खेल है। तो इस जजमेंट के अंदर ये था, जो भी एसेंशियल प्रैक्टिसेस होंगी, मान लो ये रिलीजन है, रिलीजन के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ये तो होना ही होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है इस रिलीजन के अंदर। ठीक है। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा और वो काम होना भी चाहिए। तो बोला क्या, बेसिकली जो एसेंशियल प्रैक्टिस है अपने आप में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। देखो इसको लेकर ना केस भी आया है 2004 के अंदर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया आनंद मरगा सेक्ट करके। ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को देखा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो एक व्यक्ति मान लो जो कि यहाँ पर तांडव डांस परफॉर्म कर रहा था पब्लिक स्ट्रीट के अंदर। पब्लिक स्ट्रीट मतलब एक तरीके से पब्लिक में एक तांडव डांस को परफॉर्म कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप यहाँ पर, ये आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप इस तांडव डांस को पब्लिक में यहाँ पर परफॉर्म करो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये भी चीज़ मेंशन करी कि देखो ये आपके रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके रिलीजन के अंदर ये बात लिखी होती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होना ही है, तो डेफिनेटली इसको नहीं रोका जाता। लेकिन आपके रिलीजन का ये ज़रूरी पार्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर जो तांडव है वो बेसिकली आप लोग पब्लिक के अंदर नहीं कर सकते, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, वो क्या है। तो एसेंशियल प्रैक्टिस को डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है। ऐसा ही एक और केस हुआ था 1964 में। ठीक है। अब 1964 में यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन है, आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 ये एक रेगुलेशन है बेसिकली। एक केस हुआ था 2016 के अंदर। 2016 में यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 2016 में यहाँ पर एक मुस्लिम एयरमैन था, उस मुस्लिम एयरमैन को इंडियन एयरफोर्स से बाहर हटा दिया गया था, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने बियर्ड रख रखी थी, अपनी दाढ़ी रख रखी थी। ठीक है। और आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन यहाँ पर दाढ़ी रखने को मना करता है, और वो कहता है कि यहाँ पर दाढ़ी रखना मना है और सिर्फ उन लोगों को अलाउ है जिनका रिलीजन के अंदर दाढ़ी काटना बिल्कुल भी यहाँ पर एक तरीके से सही नहीं माना जाता, जो कि मतलब जिन रिलीजन के अंदर दाढ़ी रखने को बोला गया है उन्हीं को अलाउ है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी दाढ़ी नहीं रख सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर हम लोग एसेंशियली देखें तो जो इस्लाम प्रैक्टिसेस के अंदर दाढ़ी रखना इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी सही ठहराया और बोला कि भाई जो आपने एक व्यक्ति को निकाला है, मुस्लिम मैन को निकाला है, वो सही है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। मतलब एसेंशियल पार्ट क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेटली उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी प्रकार से 2015 में एक केस हुआ। 2015 में यहाँ पर अब केस होता है, देखो हिजाब को लेकर। ठीक है। अब हिजाब को लेकर क्या केस देखने को मिलता है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। देखो क्या हुआ, दो पेटिशंस यहाँ पर फाइल करी गई केरला हाई कोर्ट के पास, और बोला गया कि भाई देखो जो भी प्री मेडिकल एंट्रेंस है यहाँ पर हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा है, हिजाब पहन के अलाउ नहीं किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ यहाँ पर पहनने को बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कोर्ट है वो यहाँ पर सीबीएसई के पास जाती है, और कोर्ट यहाँ पर सीबीएसई से बोलती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आप कर सकते हो कि रिलीजन के अंदर ये चीज़ें मेंशन है, तो आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। और कल मैंने आप लोग को आर्टिकल में पढ़ाया था कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत अलग अलग वर्सेस है जहाँ पर हिजाब वियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है। ठीक है। तो हिजाब को पहनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हिजाब को बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जो मैंने भी आपको 2015 वाला केस बताया था वो ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमना बिन्त बशीर वर्सेस सीबीएसई का एक केस हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इसका सोल्यूशन निकल कर आया था वो ये था कि जो हिजाब है बेसिकली वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हिजाब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस्लाम के अंदर, और इसको एक प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल 25 क्या है मैंने अभी आप लोगों को बताया। हमारा संविधान आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आपके पास रिलीजन परफॉर्म करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का पूरी तरह से आपके पास राइट है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जब प्रोटेक्शन मिलती है तो ऐसी रोक क्यों यहाँ पर लगाई जा रही है। आई होप आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से। मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक करके बहुत सिंपल शब्दों में क्लियर कर दी है। आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आर्टिकल में बहुत सारी अलग से बातें लिखी गई हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसका जो क्रैक्स क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया, प्लस कैसे लिख सकते हो, कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है एडिटोरियल, वो भी मैंने आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं।
उसके बाद यहाँ पर आता है अगला एडिटोरियल। बात की गई है नोट्स फॉर इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रोल्स ऑन। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, बोला गया कि लगभग जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के व्यापार को देखता है, इसके अंदर यहाँ पर एक मीटिंग थी, ठीक है। लगभग यहाँ बोला गया 12th MC मतलब मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, ये 12वां वाला मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा, जो कि 30 नवंबर को देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ, कोविड की वजह से इसको डिजिटली रखा गया था। ये सारी चीज़ें डिजिटली बातचीत हो रही थी कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने इसको अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने अटेंड किया था दिसंबर 14 में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, और यहाँ पर ये सब लोग एक तरीके से जॉइंट स्टेट इनिशिएटिव के अंदर रहे। अब ये जॉइंट इनिशिएटिव स्टेटमेंट क्या है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये देखा है, ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि देखो, जब जब बातचीत हुई है WTO की व्यापार के मामले में, काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो ये जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव होता है GSI, ये आपको WTO के अंदर देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक निगोशिएटिंग टूल है। यहाँ पर क्या होता है ना, कि जो WTO के मेंबर्स होते हैं वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं, एडवांस डिस्कशन किया जाता है, स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत की जाती है। ये सब कुछ जो होता है WTO के अंदर, जो खासकर जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो डिस्कशन चल रहा था, लेकिन इंडिया ने इसको अटेंड नहीं किया है, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बताया गया बहुत सारी कंट्रीज़ आज के टाइम पर ग्लोबल ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ WTO की मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, बातचीत कर रही हैं, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रजिस्ट किया। इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पर जॉइंट स्टेट सिस्टम इनिशिएटिव से बाहर रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारत को भी यहाँ पर बातचीत तो करनी चाहिए थी, जो कि हम लोगों ने नहीं करी है। अगर हम लोग बातचीत करते तो हम लोग व्यापार के मामले में और भी काफ़ी कुछ ग्रो करते हुए नजर आते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, अगर हम बात करें पिछले 20 सालों के अंदर लगभग बहुत सारे मेंबर, 70 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं GSI के साथ दिसंबर 2017 से, और लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर बन चुकी हैं, जो कि डिस्कशन लगातार करती रहती हैं। काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है, 2019 तक ले लो, बहुत सारी कंट्रीज़ आ चुकी हैं, चाइना, इंडोनेशिया, सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आ चुकी हैं, इसके अंदर डिस्कशन करती हैं व्यापार को लेकर। लेकिन इंडिया, साउथ अफ्रीका अभी तक यहाँ पर इसके अंदर नहीं आए हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पर अलग रहे हैं इससे। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पर हर एक मेंबर अपना आवाज़ उठा सकता है, अपनी वोटिंग वगैरह कर सकता है, तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत के लिए, जिसमें से भारत अभी बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पर भारत को इसमें डिस्कशन डेफिनेटली करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि भाई हम लोग जो ये व्यापार को लेकर निगोशिएशंस हो रहे हैं, व्यापार को लेकर बातचीत हो रहा है, इससे जो हम लोग बाहर की साइड बैठे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करता हुआ नजर आएगा। हम लोग काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देंगे, खो देंगे, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज देखने को मिलेंगे। वो इश्यूज क्या हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि देखो, अगर हम लोग देखें, कुछ इश्यूज हैं जो कि इंटरनेशनल डेटा रिलेटेड को देखने को मिलता है। मतलब कि काफ़ी सारे इशूज़ ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है। ये कंट्रीज़ ना डेटा लोकलाइजेशन को मतलब एक तरीके से इम्पोज करती हैं। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है, जैसे इंडिया ने कर रखा है। इंडिया ने यहाँ पर फोकस ये किया है कि जो भी डेटा होगा, जो भी बाहर की कंपनी है वो इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो इंडिया के अंदर जब काम कर रही है तो इंडिया का डेटा ना वो यहाँ से बाहर ना लेके जाएगी, बाहर ना लेके जा पाए, इंडिया के अंदर ही रहेगा वो डेटा। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो, ऐसा काम यहाँ पे किया गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर करती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो वो उन सब ने डेटा लोकलाइजेशन को इम्पोज कर रखा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेमेंट कार्ड कंपनीज जैसे कि यहाँ पर मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, इन सबको मना कर दिया जाता है कि आप लोग हमारे कंट्रीज़ का डेटा बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। आप कंपनी काम कर रही हो हमारी कंट्री के अंदर, करते रहो, लेकिन हम अपना डेटा बिल्कुल भी बाहर ले जाने नहीं देंगे। और यही चीज़ भारत के अंदर हुई थी, आपको पता होगा। इसी के चक्कर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर बैठी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। तो डेटा प्रोटेक्शन ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया, बिल्कुल जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कंट्री से बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो इसको लेकर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें हैम्पर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप लोग ये देखोगे, जो इंडस्ट्रीज़ हैं आज के टाइम पर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, वो सब नई नई डिजिटल मार्केट्स तक पहुंच रही हैं। लेकिन नई डिजिटल मार्केट्स तक पहुंच रही, लेकिन जब आप लोग ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, कुछ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इससे यहाँ पर आप प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट कर रहे हो, अपने कंट्री के अंदर अंदर चीज़ों को रख रहे हो, अपने कंट्री से बाहर यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहे हो, बाहर कंट्री से ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बाहर, कंट्री से बाहर थोड़ा सा निकलना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी प्रोटेक्शनिज्म
के ऊपर अपने ही चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ही कंट्री के अंदर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर दूसरे के साथ, अगर कंट्री के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तरीके से कहने का मतलब है नेगोशिएशन तो खासकर होना ही चाहिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा चाहे वो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, इसके अंदर से भारत निकल चुका है, या और भी दूसरे एग्रीमेंट देखने को मिले, इन सब एग्रीमेंट के अंदर से भारत निकल चुका है। तो भारत ने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ खोती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर भारत यहाँ पर इनके अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार को लेकर काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, काफ़ी अच्छा निगोशिएशन होता है। तो इसमें भारत डेफिनेटली काफ़ी कुछ ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर बातचीत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर चाहिए आने वाले टाइम पर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर क्या क्या मुद्दा देखने को मिलता है। नाउ उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा, आज मैंने एक छोटा सा आर्टिकल आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा, थंबनेल में एक आर्टिकल लगा रखा है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो जो थंबनेल में आर्टिकल लगाया ना, वो कोई ऐसे वैसे आर्टिकल नहीं लगाए, वो अभी कल ही के दिन हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर अभी एक तरीके से लाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, थंबनेल एक दिन पहले प्रिपेयर कर लिया गया है, इसी वजह से कोई आर्टिकल लिया गया था, तो कुछ नई सीख सकते हैं। यहाँ पर भी हुआ क्या, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा, देखो नए नए केस पहुंचते रहते हैं। एक और केस पहुंचा जिसमें यहाँ पर चर्चा की गई है, हु शुड गेट मैरिड मेंस सीमेन आफ्टर हिज डेथ। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, एक व्यक्ति हैं जिनको कैंसर था, ठीक है, अब उनको कैंसर था, उनको एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था दिल्ली के अंदर। अब उस हॉस्पिटल के अंदर उस कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब होता क्या यहाँ पर, अब कैंसर था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके सीमेन कलेक्ट कर लिया था, उस व्यक्ति का, उस इंसान का सीमेन जो है वो कलेक्ट कर लिया था कि आगे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैंसर का इलाज चल रहा है, तो फिर यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है आने वाले टाइम पर। तो इनफर्टिलिटी आगे यहाँ पर मतलब इनफर्टिलिटी आ जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा सीमेन कलेक्ट करके रख लिया जाए। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पर क्या किया, सीमेन को कलेक्ट करके रख लिया, और वो बेसिकली यहाँ पर फ्रोजन सीमेन है, यहाँ पर आपके तरीके से आप कह सकते हो उसको प्रिजर्व कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, अभी तक सीमेन बिल्कुल सही है। तो क्या है, तो यहाँ पर जो इस व्यक्ति के जो फैमिली वाले लोग थे, अब फैमिली वाले लोग ने यहाँ पर हॉस्पिटल से मांगा कि भाई जो सीमेन है वो यहाँ पर वापस करो, हमें सीमेन दे दो, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है ना, उस व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है, कैंसर पेशेंट था, अब डेथ हो चुकी है, तो वो लोग, जो फैमिली है वो मांगती है सीमेन हमें दे दो। अब यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है वो यहाँ पर ही सीमेन नहीं दे रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पे मना करता है सीमेन नहीं दे रहा, और हॉस्पिटल बोलता है कहीं पर भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, चाहे वो आप लोग ART यानी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICMR गाइडलाइंस, कोई सा भी एक्ट, कोई सी भी गाइडलाइंस कुछ भी देख लो, यहाँ कहीं पर भी सीमेन हम लोग आपको दे दें ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसको लेकर हॉस्पिटल ने बोला, आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स पर आर्टिकल मेंशन है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, तो हॉस्पिटल ने बोला भाई यहाँ पर अलाउ नहीं है आप लोगों के लिए, हम लोग दे नहीं रहे अभी। तो अब क्या हुआ, फैमिली जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गई, दिल्ली, अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंची और बोला कि देखो ये जो सीमेन है हमारे पास नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, उस व्यक्ति की के पेशेंट की, जो वो एक तरीके से कैंसर का पेशेंट था, उसकी केमोथेरेपी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इनफर्टाइल हो सकता था, इस वजह से यहाँ पर डॉक्टर ने सीमेन कलेक्ट कर लिया था। तो बेसिकली यहाँ पर यह केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कुलदीप सिंह है, बेसिकली वो इन पेरेंट्स की तरफ से केस लड़ रहे थे, उनका कहना यह है कि देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडली एसेट है, ये तो एक तरीके से बॉडली एसेट है ना, यहाँ पर ये तो बॉडीली एसेट है, तो फिर फैमिली का होना चाहिए, तो फैमिली जब सीमेन मांग रही है दिल्ली हाई कोर्ट से, तो वो सीमेन क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर कहना हुआ। तो आने वाले टाइम पर हम देखेंगे एग्जैक्टली इसको लेकर क्या देखने को मिलता है, क्या क्लैरिटी निकल कर आती है। तो देखो यहाँ पर यह बोला गया, ये जो व्यक्ति था यह अनमैरिड था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये व्यक्ति शादीशुदा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसी को लेकर कंसर्न उठ रहा है। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या अगर कोई व्यक्ति मान लो ये शादीशुदा होता तो इसका सीमेन फैमिली को दे दिया जाता? तो बिल्कुल दे दिया जाता, क्योंकि इसको लेकर पहले 2005 में एक कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो मैरिड है, अगर उसका सीमेन कलेक्ट किया गया है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो उसकी वाइफ को दिया जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर किसी न किसी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो फैमिली है, जो लोग हैं यहाँ पर, जो फैमिली मांग रही है सीमेन किससे, हॉस्पिटल से, ये भी यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो फैमिलीज़ हैं उसको आगे हम लोग ग्रो कर सके, उस सीमेन का यूज़ करके यहाँ पर आगे जो है एक तरीके से जो भी यहाँ पर अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकें। तो फिलहाल इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई कि भाई जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। देखो सीमेन और स्पर्म दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग सीमेन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पर्म जो होता है वो यहाँ पर सीमेन का एक पार्ट है, स्पर्म बहुत सारा आपको सीमेन में देखने को मिलता है, वो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आर्टिकल देख सकते हो। फिलहाल तो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से देख सकते हो।
और इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल देखने को मिला था। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। कल मैंने आर्टिकल ये पढ़ा था तो काफ़ी कुछ मतलब एक नया सा केस निकल कर आया ना, इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो जो थंबनेल था वो इसी के बेसिस पर था। आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज ही देखने को मिलेगा। 2 आर्टिकल्स हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी आर्टिकल्स आपने पढ़ रखे हैं। ये आर्टिकल बात करता है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, इंडिया फिलीपींस के बीच में जो डील हुई है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर सेंड कर रखे हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो बजट आया जिसमें बात करी गई कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, प्लस जो आरबीआई वो डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। तो मैंने आपको डिजिटल करेंसी के बारे में बताया था। जो आरबीआई है वो आने वाले टाइम पर एक डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है। अब आपके मतलब जो आप कैश है, जो आज के टाइम पर फिजिकल कैश रखते हो, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई कुछ पैसा यहाँ पर अनाउंस कर देगी, भाई इतना डिजिटल अमाउंट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जो नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बेकार हो जाते हैं। कागज़ जो होता है वो बेकार हो जाता है एक टाइम बाद, वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो पैसा कम लगेगा। पैसा अभी क्या होना है, पैसे को छापने में भी काफ़ी पैसा लग रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे तो आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, तो इससे बहुत कम पैसा खर्च होगा। आराम से यहाँ पर हम लोग जो है अपने वॉलेट में पैसा रख सकते हैं। मतलब वॉलेट क्या है, फ़ोन के जो ऐप होते हैं उसमें पैसा रख सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। तो आरबीआई आने वाले टाइम पर एक डिजिटल करेंसी लेकर आने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट बजट में ऑलरेडी हो चुका है। बोला गया क्या डिजिटल करेंसी दुनिया भर में कॉमन हो रही है, बिल्कुल। चाहे वो यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन, चाइना हो गया और भी दूसरे कंट्रीज़ हो गई, वो सब आज के टाइम पर फोकस कर रही हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर। सबकी यहाँ पर करेंसीज आने वाली हैं, सब लोग यहाँ पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा बताया गया। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर हमने डिजिटल करेंसी लेकर आ गए तो इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी भाई लोग ना बैंकों से पैसा निकालना चालू कर देंगे। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? कंसर्न ये होगा लोग बैंकों से पैसा विड्रॉ करना चालू कर देंगे, अपने डिजिटल वॉलेट के अंदर पैसा रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से वहाँ पर डिजिटली सारा पैसा रखा है, ऐसी बैंक में रखा हुआ है। तो लोग यहाँ पर बैंकों से पैसा निकालेंगे, जिसकी वजह से बैंकों की हालत बुरी हो जाएगी, बैंक लोन नहीं दे पाएंगे और इनफैक्ट उनका लोन का अमाउंट भी काफ़ी हद तक सफ़र करेगा। तो जो विड्रॉ हुआ गना पैसा, बहुत सारा जो पैसा निकाला जाएगा, ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंपली जो बैंक्स हैं उनके पास कैश डिपॉजिट बहुत कम रह जाएगा, जिससे वो पैसा बोरो नहीं कर पाएंगे, जिससे यहाँ पर आप कह सकते हो वो पैसा दे नहीं पाएंगे किसी को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, जिसका भी सोल्यूशन आगे लेकर आया जाएगा। तो बेसिकली बोला ये गया, जो सीबीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है, मतलब एक डिजिटल करेंसी मिल जाएगी आपको, एक इंक्लूड किया बोल दिया जाएगा भाई इतना करेंसी हमारे पास डिजिटली है, आपके वॉलेट में, फ़ोन के वॉलेट में इतना इतना पैसा रहेगा, वो आपके पास पैसा है इस समय। ठीक है, फिजिकल कैश नहीं रहेगा, वो कोई भी नोट सिक्का कुछ नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके फ़ोन में वॉलेट एक डिजिटल अमाउंट रहेगा जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो लोग सोचेंगे भाई क्यों ना सारा पैसा अपना डिजिटली कन्वर्ट कर लिया जाए, बैंकों से पैसा निकाल लिया जाए, सब ऐसे ही पैसा रख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बस उसको भी यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आया जाएगा। तो वो यहाँ पर एक्जैक्टली बताया गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत सिंपल शब्दों में हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल का तो छोटा सा ही था यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोगों को समझनी थी, और एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। उसका जो अगला आर्टिकल है इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी हम लोगों ने। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। अगर यहाँ पर पॉसिबल हुआ तो कल इसको मैं डिस्कस कर दूंगा थोड़ा सा डिटेल में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।